तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल अवधारणा। क्या है? मोल अवधारणा। मोल अवधारणा किसने इसको दिया था? गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड इन 1896। किसमें दिया गया? 1996 में दिया गया। किसने दिया? विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है। मोल, ये मोल है क्या? मोल एक लैटिन वर्ड है। क्या है? मोल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है अ पाइल और अ हीप। मीन्स गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा, किसी चीज़ का समुदाय या किसी चीज़ का ढेर। जैसे ये देखें यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या है? ये एक गुच्छा है, एक समुदाय आप कह सकते हैं। अ पाइल और अ हिप। मोल इज अ कैसा है? लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है अ पाइल और अ हीप। मीन्स क्या होता है? ढेर। जैसे ये आपको दिख रहा है, ढेर दिख रहा है, एक समूह दिख रहा है, बहुत सारे चीज़ का, या गुच्छा आप कह सकते हैं, या समुदाय आप कह सकते हैं। समुदाय या आप समूह कह सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है। यानी बहुत सारे चीज़ जब बहुत सारी जो है इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पाइल और हीप। अब इसकी उपयोगिता क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे अभी इस समय है कि हमें किसी वस्तु को अगर मापना है, तौलना है, तो क्या करते हैं? हम उसको किसी वेट में ले जाते हैं, किसी तराजू में लेके जाते हैं, तौलते हैं, और उसके लिए एक बाड़ लगाते हैं। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम, 2 किलो लगाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पदार्थ के, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, आयंस को तोलना है, तब आप कौन सा बाट लगाएंगे? कहाँ से उसको कैसे देखेंगे आप? एटम्स कहाँ है, मॉलिक्यूल्स कहाँ है? हमने कहा भाई कार्बन के लिए या 10 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन होते हैं, तब उसको हम जानने के लिए हमें क्या? मोल कॉन्सेप्ट, यानी हमें एक शब्द क्या लाया गया? मोल लाया गया, जिसको किसने दिया? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया। और इस प्रकार आप कह सकते हैं इट इज़ अ यूनिट फॉर एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो इसे हम आप कह भी सकते हैं कि मोल क्या है? मोल इज अ यूनिट फॉर expressing the amount of substance। मीन करते हैं कि मोल है क्या? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट। मोल इज डिफाइंड as the amount of pure carbon 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन 12। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स द सेम number of chemical units, that is atoms, molecules, ions, electrons, as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ प्योर कार्बन ऑफ एटम्स होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं किसी पदार्थ का 1 मोल उसके बराबर होता है।
या आप यूँ कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ के उतने ही आयन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स या एटम्स उपस्थित होते हैं। ठीक, तो क्या होगा, किसी पदार्थ का 1 मोल, किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफिनीशन हो गया कि किसी पदार्थ का 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु उपस्थित होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड आउट किया गया? इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखा गया। क्या देखा गया? मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा पाया गया कि कार्बन 12, इसमें कार्बन 12 का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। इट वॉज फाउंड, कहाँ से फाउंड किया? इट वॉज फाउंड दैट किसी तरह मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखा गया, फाउंड दैट द मास ऑफ वन atom of carbon 12 by mass spectrometer equal 1.9948 into 10⁻23। क्या देखा गया? 1 एटम ऑफ कार्बन 12, किसका? 1 एटम, कार्बन 12 के 1 एटम्स का मास कितना होता है? इतना देखा गया। तो बट वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम्स, तो 1 ग्राम एटम्स का होगा, बट वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल कितना होता है? 12 ग्राम। सो द नंबर ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल क्या हो जाएगा? 12 बाई 1.992648 इंटू 10⁻23। क्या मिलेगा हमको? 6.2 मानेंगे, 6 2 12, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम पर एटम। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा गया कि 1 ग्राम कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स उपस्थित होंगे? इतना। तो क्या ये कट जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, इतने एटम्स हमको मिल जाएंगे। कितने? 6.622 इंटू 10⁻23 एटम्स हमें मिल जाएंगे। ओके, 10⁻23। इसी को हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। और ये किसके बराबर? इसी को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। Thus the amount of are called 1 मोल। क्या कहेंगे हम इसको? 1 मोल कहते हैं कि किसी
पदार्थ के क्या कहें दस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन व्हिच, यानी किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसके क्या होते हैं जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड 1 मोल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं। क्या कहेंगे 1 मोल कहेंगे, दैट इज़ 1 मोल। सो हम क्या कहते दैट इज 1 मोल इक्वल क्या होगा भाई 1 मोल इक्वल हो जाएगा 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, या हम पदार्थ हमारा किस रूप में है, एटम्स के रूप में है, मॉलिक्यूल्स के रूप में है, आयंस के रूप में है, या पार्टिकल्स किस में रूप है, तो हम यहाँ पर वही लिखें एटम्स होगा तो एटम्स के रूप में, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जो भी हमें होगा तो 1 मोलिक्यूल क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय Na। फाइंड ग्राम एटम्स इन 1 एटम्स इन 1 एटम्स इन 1 एटम्स। तो हम जानते हैं n इक्वल या n एटम्स इक्वल क्या हो जाएगा n एटम्स इक्वल n एटम्स इक्वल क्या हो जाता है 1 ग्राम होता है भाई, n एटम्स इक्वल 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो 1 एटम्स इक्वल 1 एटम्स इक्वल क्या होगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल क्या हो जाएगा 23 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -23 हो जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.166 इंटू 10⁻23 आएगा। इसी को हम और किस फॉर्म में लिख सकते 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसी के लिए हमें अगर निकालना है कोई वैल्यू तो फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं कि द मोल इक्वल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हम इससे मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या हम इसी को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं n/Na। इससे क्या निकल आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा mm इक्वल क्या हो जाएगा n/Na। अब ये क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है और ये क्या है मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले को हम अप्लाई करके किसी भी कंपाउंड्स का नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूलर मास या मास उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई इसमें इन दोनों में से कोई दिया रहता है एक वैल्यू। किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित मास, किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या है उसकी मोलर मास कहलाती। द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ इज कॉल्ड मोलर मास। अर्थात किसी पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है उस मोलर मास कहलाती है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। किसी पदार्थ की 1 मोल की ग्राम में मात्रा उसका मोलर मास कहलाती है। ग्राम में मात्रा उसकी क्या करेगी मोलर मास करेगी। अब जैसे ले लेते हैं फॉर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, 16
ग्राम, या मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन एटम्स, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल क्या हो जाएगा 32 ग्राम। इस तरह से किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल आप कह सकते हैं होता है किसी मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है भाई, मोलर वॉल्यूम क्या है, इट इज वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, यानी एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 मोल जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो क्या करेगा, उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है। और मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होता है भाई, क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल 22.4 लीटर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये हमेशा आपको इतना मिलेगा। लेकिन किस पर मिलेगा, एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपको ये हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब ये मोलर वॉल्यूम V कहाँ से फाइंड आउट किया गया, किससे, PV इक्वल nRT से फाइंड आउट किया गया कि ये वैल्यू आपको कहाँ से मिली, PV इक्वल nRT फ्रॉम PV इक्वल nRT से। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा आपका nRT अपॉन P, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 22.4 लीटर हमें V की वैल्यू मिल जाएगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को मोलर वॉल्यूम की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या, फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट हमको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल क्या होता है, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन, वेट ऑफ 1 एटम कार्बन 12, 1 एटम कार्बन 12। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें वेट ऑफ 1 कार्बन एटम का फाइंड आउट करना है। यहाँ तो दिया नहीं गया, हमें तब जब हमें वेट ऑफ 1 कार्बन एटम्स का मिल जाएगा तो हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इक्वल कितना होता है, 12 होता है। ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इक्वल कितना होता है, 12 होता है। द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कितना हो जाएगा इसमें, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मिलेगा आपको। अब क्या करना है हमको, वेट ऑफ 1 एटम किसका निकालना है, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम्स का निकालना है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल, तो क्या करेंगे भाई हम, देखिए इन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 कितना होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो एक एटम्स का वेट कितना हो जाएगा, 12/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आएगा 1.98 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, -23
ग्राम। तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आइए अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल क्या हो जाएगा, 1/12 इंटू 1.98 इंटू 10⁻⁻23। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल करके आएगी, हमने इसको पहले, इसके पहले भी निकाला है वहाँ पर 1.66, इसके पहले हमने देखा था 1.66 इंटू 10⁻⁻ कितना 24 ग्राम। ठीक है, तो क्या है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम ये हमें मिलेगा। ठीक है, फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल क्या करेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ देयर सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ देयर एटम्स। तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो 2 इंटू 16 इक्वल कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक, मीन्स कितना हो गया 44 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। अब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इक्वल कितना दिया 4.4 ग्राम 4.4 ग्राम। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करना है, और फिर इसके बाद क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट आप क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मास कितना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल CO2 ऑफ CO2 इक्वल कितना 4.4। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इक्वल 4.4 ग्राम अपॉन कितना है 44। ठीक है, कितना मिल जाएगा, इक्वल 0.10। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें हमारे पास है कितना 0.10 ग्राम। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें निकालना क्या, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, बट वी हैव 0.10 मोल्स। thus number of molecules in 0.10 मोल इक्वल क्या हो जाएगा भाई, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा
6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे किसमें 4.4 ग्राम CO2 में कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। इसी का हम मोलर वॉल्यूम चलिए निकाल लेते हैं। मोलर वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है अगर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी गैस के 1 मोल में 1 मोल इक्वल कितना होता है 22.44 लीटर। तो हमारे पास है कितना 0.12 मोल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोलर वॉल्यूम ऑफ 0.10 मोल इक्वल क्या हो जाएगा भाई, हम 22.4 इंटू 0.10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2.24 लीटर, ये हमारा आ जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन atom in 0.5 mole of H2O, 0.5 mole of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है अब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हमें देखना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अब ये कितना है H2SO4। अब H2SO4 के एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में ऑक्सीजन के कितने एटम्स उपस्थित हैं 4 एटम्स उपस्थित हैं, 4 एटम्स उपस्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे। क्या किसके ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 0. ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम ये देख लेंगे 0.5 मोल्स इक्वल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ये हम देखें क्योंकि एक मोल इक्वल कितना होता है, एक मोल 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल 6.022 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब बट हमारे पास है कितना 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल है तो क्या करें 0.5 से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.5 मोल H2SO4 इक्वल 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 द पावर 23। तो कितना मिल जाएगा हमको, नियर अबाउट 3 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, किसमें 0.5 मोल में, 0.5 मोल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कितनी मात्रा होगी, इतनी मात्रा हमें मिलेगी। अब ये भी देखते हैं हम कि सल्फ्यूरिक अम्ल के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित हैं, तो इतने मोल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते होंगे। ठीक है, सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन in a molecule of 1 H2SO4, molecule of H2SO4 in a molecule of H2SO4 इक्वल कितने होते हैं 4 होते हैं, बट हमारे पास है कितना, तो 3.10 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 3.0 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इक्वल क्या हो जाएगा भाई, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना है
23, ठीक है, सॉरी 3 है, कितना है 3 है यहाँ पर 3.0, चूँकि यही तो हमारे ये वैल्यू हमको मिली है, किसके लिए 0.5 मोल्स के लिए, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल्स में कितने 4 एटम्स ऑक्सीजन होते हैं, तो 3.10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो 4 से क्या करें मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिलेगा क्या हमें 12 × 10⁻23 और 1.2 × 10⁻24 क्या मिलेगा हमें एटम ऑक्सीजन हमको मिल जाएंगे। तो इस तरह से 0.5 मोल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन होंगे 1.2 × 10⁻24 एटम्स उपस्थित होते हैं। CO2 फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2। अब किस में फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ CO2। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या किया जाए जब जलाया जाता है, बर्न इन एयर, जब हवा में वायु में 1 मोल कार्बन को जलाया जाता है तब हमको क्या फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। सेकंड क्या करना है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज burned in 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्या किया जाए 1 मोल को जब 1 मोल कार्बन को किसमें 16 ग्राम कार्बन में जब जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी हमें मात्रा प्राप्त होगी। मोल ऑफ कार्बन इन्हें हम क्या लेते हैं कार्बन लेते हैं, ठीक है, गैसियस मात्रा में है, गैसियस किसमें गैसियस स्टेट में है, सॉरी ये तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, किसमें सॉलिड स्टेट में है। और क्या करते हैं जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन किस में होगा गैसियस स्टेट में होगा और हमें मिलेगा क्या CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा CO2 भी किस में होगा गैसियस स्टेट में होगा। अब कार्बन का कितना हम लेते हैं 1 मोल लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल जब लिया गया तो इसके कितने O2 ये भी 1 होगा 1 मोल, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्राप्त हुआ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ। अब 1 मोल कार्बन मीन्स कितना इसका 12 ग्राम होगा, ये कितना हो जाएगा 2 × 16 यानी 32 ग्राम और ये कितना मिलता है 44 ग्राम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 12 ग्राम कार्बन को किसी 32 ग्राम कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो हमें 44 ग्राम प्राप्त होगा। यानी हम अगर 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ गर्म करते तो 1 मोल हमें क्या मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो when 1 मोल कार्बन is burned with 1 mole of oxygen, we get 1 mole CO2 that is 44 ग्राम CO2 कितना मिलेगा हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा। क्या करेंगे फ्रॉम द एबव इक्वेशन 1 मोल, अब देखेंगे फ्रॉम द एबव इक्वेशन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बट 16 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स क्या करेगा कितना देगा भाई, जब ये 32 है तो 44 दे रहा है, तो अगर 16 होगा तो या इसका भी तो आधा हो जाएगा, इसका भी तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10
10 कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन, क्या करेंगे हम 44/32 × 16, ठीक है। ये भाई 44 ग्राम प्राप्त करने के लिए हमें 32 ग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास जब 16 ग्राम ही है तो क्या करेंगे 16 2 जा 32 एंड 2 for 22 जा 44, तो कितना CO2 इज ऑब्टेन इक्वल 22 ग्राम। तो कितना मिलेगा हमें 22 ग्राम मिलेगा भाई, कितना मिलेगा 22 ग्राम। इस इक्वेशन को ही देख करके हम बता सकते हैं कि अगर हमें 44 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन आवश्यक, हम इसको कार्बन को नहीं देखेंगे, कार्बन को नहीं देखेंगे, कार्बन का तो 1 मोल यहाँ भी है, यहाँ 2 मोल है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया 32 से 16 हो गया, तो जब कार्बन 32 से 16 हो गया तो भाई इसको भी तो हमें आधा करना पड़ेगा, और जब दोनों आधा करना पड़ेगा तो ये भी तो हमें हाफ ही मिलेगा, आधा ही मिलेगा। तो 44 से कितना हो जाएगा 22 ग्राम। फाइंड द ग्राम, फाइंड द ग्राम atom of hydrogen किसमें आपको फाइंड आउट करना है 1.7 ग्राम अमोनिया। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है 0.02 मोल कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इन दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन की मात्रा आपको फाइंड आउट करनी है कि 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने हाइड्रोजन उपस्थित है। तो अब आप जानते हैं कि अमोनिया फार्मूला क्या है NH3 है। अब एक अमोनिया मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन। हम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे इसका अमोनिया का। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इक्वल नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना 3 × 1 इक्वल कितना हो जाएगा 17, क्या 17 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 17 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं कि 17 ग्राम हाइड्रोजन में 17 ग्राम अमोनिया में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 3 हाइड्रोजन। 17 the number of hydrogen present in 17 ग्राम NH3 इक्वल कितना 3, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। थ्री हो जाएंगे। तो अब हमको निकालना क्या है 1.7 ग्राम में, भाई 17 ग्राम में जब कितने हैं 3 हैं तो 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने हो जाएंगे 1.7 ग्राम में 10 द नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम अमोनिया इक्वल क्या हो जाएगा भाई 3/17 × 1.7, ठीक है। तो कितना जाएगा 0.3, मीन्स हम कह सकते हैं कि 1.7 ग्राम में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, इतने हाइड्रोजन, ठीक है, इतने ग्राम
ठीक है, या हम इसको और थोड़ा सही से लिखें, ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0 पॉइंट, तो शायद समझ में आया। अरे भाई सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट हम पहले निकालेंगे। ठीक है, और अब उसके मॉलिक्यूलर वेट से हमें यह पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कितना उसमें उपस्थित है, कितना प्रेजेंट। तो 16 ग्राम में इस मॉलिक्यूलर, इस फार्मूले को देख करके पता चलता है कि 17 ग्राम में कितने 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो 1.7 ग्राम में कितने होंगे, तो 3/17 इंटू 1.7 क्या करेंगे, कट जाएगा, तो 0.3 ग्राम हमको मिलेगा। अब हमको क्या निकालना है, 0.02 मोल कॉपर सल्फेट में कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं। अब इस फार्मूले को देखने से लगता है कितने 5 2 जा 10 कि एक मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने 10 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब वो कितने में, एक मोल में होंगे, लेकिन हमारे पास कितना, हमको ज्ञात कितना करना है, 0.02 को जो है हमें प्राप्त करना है। तो 0.2 के लिए क्या करेंगे, आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट, या हम उसके मोलों की संख्या ना निकाल करके हम क्या करें, 10 से डायरेक्ट हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये जब हम एक मोल को नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल को निकाल ले रहे हैं, तो इतने मोल में हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम्स हमारे जो है प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द हाइड्रोजन एटम, ये तो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल कितने 10। 1 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो 0 पॉइंट द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.02 मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट इक्वल क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू 10 इक्वल क्या मिल जाएगा भैया, 0.2 हाइड्रोजन, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मेथेन। ठीक है, 1.6 ग्राम मेथेन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करेंगे। तो मेथेन CH4, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 यानी क्या, ये मेथेन इक्वल 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो 4 है, तो क्या है 4 इंटू 1 इक्वल कितना हो जाएगा 16 ग्राम, कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 1.6 ग्राम मेथेन में किसको निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। अब 1.6 ग्राम को हमको क्या करना है, उस मोल्स में चेंज करना है, और हम जानते हैं कि मोल इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, या सिंपली हम लिखते हैं मोल इक्वल क्या होता है, मोल इक्वल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। मास कितना आया भाई इसका, मास इसका आया है 16 ग्राम।
ठीक है। मॉलिकुलर मास कितना, सॉरी मॉलिकुलर मास कितना आया, हाँ मॉलिकुलर 16 मास है, और मास कितना है 1.6 ग्राम। कितना मास कितना दिया गया 1.6 ग्राम। तो मास अपन मॉलिकुलर मास 1/1.6 डिवाइडेड बाई 16 मास अपन मॉलिकुलर मास। तो इससे हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब 16 0.10 यही तो आएगा, ठीक है। मीन्स 1.6 ग्राम मेथेन इक्वल कितना 0.1 मोल, 0.1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखें कि मेथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। अब CH4 में यानी 16 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम मेथेन। अच्छा देखिए यहाँ पर कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, बट कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 ग्राम मेथेन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम मेथेन इक्वल कितने हो जाएंगे 6 + 4 = 10 होगा। ये तो होगा 6 + 4 = 10, ठीक है। अब ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट, अब ये किसके बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है ना, किसके 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि 1 मोल में कितने 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम मेथेन इक्वल 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे पास है कितना 0.1 मोल है, कितना है 0.1 मोल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 0. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 6.022 × 10⁻23 × 0.1, या आप कह सकते हैं वैसे भी कह सकते हैं कि जब 16 ग्राम मेथेन इक्वल 10 मोल, ऐसा क्यों, ठीक है, कि 16 ग्राम मीन्स क्या 1 मोल। अब 1 मोल में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे 10 मोल, ठीक है। 1 मोल में कितने 10 मोल, तो 0.1 मोल में कितने होंगे 0.1 मोल में हम इस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी, मिल जाएगी मीन्स 6 पॉइंट, अरे भाई कुछ भी करेंगे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर आ जाएगा, मीन्स 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया।